अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़हनी और मैं हूं सबा शेख। सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में। मरियम नवाज ने मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। स्वात में जलसे से खिताब में कहा, तमाम बीमारियों का एक ही इलाज है कि जाली हुकूमत को घर भेजो। उनका कहना था कि हम इदारों से टकराना नहीं चाहते। इदारों को चाहिए कि वो इमरान खान के पीछे से हट जाएं। इदारे पीछे से हट गए तो हुकूमत 24 घंटों की मार है। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। मैं इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ। हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। इदारों को भी चाहिए कि आवाम के साथ न टकराएं। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं। पूरा पाकिस्तान ये जान गया है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान में तबाही आती है। इन्होंने ये फैसला किया था कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 या 3 सीटें मिलेंगी। मेरे जलसों में 5-6 की तादाद इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों की भी होती थी। अवामी ताकत का मुजाहरा किया है गिलगित बल्तिस्तान ने, तो अब इनको 2-3 सीटें नहीं, अब कम से कम 8-7 सीटें देनी पड़ेंगी। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाअल्लाह। कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सियासी लोग नहीं उठा सकते। ओ भाई, नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। ऐसे में शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरियम नवाज के इंटरव्यू का मतलब यू टर्न है। नून लीग के अंदर लोग उनके बयानिए के साथ नहीं। वजीर रेलवे ने गिलगित बल्तिस्तान में PTI की फतह की पेशगोई कर दी। कहा, नून लीग को धचका लगने वाला है। पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें फौज कोई रोड अदा नहीं कर रही। इनके चेहरे उतरे होंगे जब गिलगित बल्तिस्तान का नतीजा आएगा। फिर ये कहेंगे मारे गए। ये मुंह और मसूर की दाल। पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूँ। नून लीग के अंदर से आवाज उठने वाली है। नून लीग के लोग PTI में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ नहीं है। मैं PTI को कल अक्सरियत में देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूँ और नून लीग को धचका लगेगा। तो नंबर 1 पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है नून लीग से। नून लीग PDM की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है। अब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है। पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए जाए। फौज से बात कौन करेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया। कहते हैं अवाम का हक हाकमियत किसी की सिफारिश से नहीं बल्कि जमहूरी तरीके से लेंगे। फौज से अगर बात करनी है तो PDM फैसला करेगी। इंतखाबात में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज की धमकी भी दे डाली। मरियम नवाज के बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, फौज से बातचीत हुई तो PDM के प्लेटफॉर्म से होगी। समझते हैं कि हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार जमहूरी तरीके से लिए जाते हैं, इलेक्शन से लिए जाएंगे। हम किसी से सिफारिश पे नहीं लेंगे। जहाँ तक फौज से बातचीत की बात है, वो PDM के प्लेटफॉर्म में अगर बातचीत करनी है, वो प्लेटफॉर्म फैसला करेगा। गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल का कहना था कि इंतखाबात गैर मुतनाज़े होने चाहिए। पुलिस हो या हमारा सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उनको जमहूरी प्रोसेस में अमल दखल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने नताइज से पहले ही धांधली का इल्जाम लगा दिया। हुकूमत के वजीर कैंपेन कर रहे हैं,
कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुले आम जलसे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने अरबों का रुपया वो देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतनाज़ा नताइज पर एहतजाज की धमकी भी दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस साफ शफाफ होना इस मुल्क के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे खदशात है कि यहाँ के अवाम वो चैन से नहीं बैठेंगे, वो धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं करेंगे। एक और अहम बयान के बाद दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार और बुरे वक्त से कभी ना डरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्बत के नौजवानों को तलकीन की, कहा आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हर मुश्किल से निकलने के बाद ज़्यादा तगड़े हो जाते हैं। ये भी कहा वज़ीर आज़म मुल्क का बाप होता है, उसे सबको इकट्ठा ऊपर लाना होता है। हर मुश्किल वक्त से जब आप निकलते हैं आप और तगड़े हो जाते। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मुश्किल वक्त आता है, गिरता है इंसान, अपनी गलती की निशानदेही करता है, फिर मेहनत करता है, फिर जब वो आता है तो उस पहले से और ऊपर चला जाता है। आप फ्यूचर लीडर्स हैं बलूचिस्तान के, वो इंटेलेक्ट है जिसने बलूचिस्तान को ऊपर उठाना है। हम पूरा जोर लगाएंगे, हम पूरी इंशाल्लाह आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुल्क एक घर होता है, ये नहीं हो सकता कि 2 बच्चे बड़े आगे बढ़ जाएं और 2 बच्चे बेचारे पीछे रह जाएं। घर सारा ऊपर इकट्ठा निकलता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक घर का बाप की तरह होता है, उसको ये देखना होता है कि सारे बच्चों को वो उसी तरह ऊपर लेके आए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क सही माने में फेडरेशन बने, ये एहसास हो कि हम सब इकट्ठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का कौन बनेगा सुल्तान? गैलिब का और पल्स सर्विस में पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है। बल्ला चलेगा या तीरों की होगी बौछार? वोट आपने तीर को देना है या फिर गूंजेगी शेर की दहाड़? 15 नवंबर को शेर आ रहा है। फैसला होगा 15 नवंबर को। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने इंतखाबात से पहले धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। समा को इंटरव्यू में कहा है कि इन लोगों की मिसाल उन तलबा जैसी है जो इम्तिहान से पहले फ़ेल होने का रोना रोते हैं। इलाकाई रहनुमाओं को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सियासी कायदीन को धांधली नज़र आ रही है। इंतखाबी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों को डंडा लेकर नहीं रोक सकते। आप पर तो पॉलिटिकल पार्टीज इल्ज़ामात लगा रही हैं। इल्ज़ाम लगाना अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल वो बताए ना, अभी धंधली हुई कहते हैं और ये कहते हैं मेरे मैंडेट चुराएंगे। तो भाई अभी कबल अस वक्त मर वो वाला करने की वाली बात है। अब उनको कैसे पता है वो कोई नुजूमी में थे या उनको इल्हाम होता है या वही आता है? तो ऐसा बस क्योंकि उनको पता है। देखना कोई भी आदमी, कोई ऐसा तालिब इल्म होगा जो इम्तिहान को हफ्ता रह जाएगा, महीना, वो कहेगा कि मैं फेल हूँ। मैं 4 दफ़ा मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसमें तमाम पार्टी के सरबराह ने जो मुकामी थे सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया, कहा कि अब तक के कार्रवाई से हम मुकम्मल तौर पर हम यहाँ आपसे वो है खुश हैं, आपने बिल्कुल सही किया है। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि कोई वजीर, कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई भी ऐसी शख्सियत जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो वो उस कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकती। आपके तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैंपेन इसी तरह हुई है। जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जी होती है, कल तक कोई 330 नोटिस उनको सर्व किया है, समझिए ना। और उस जो कानून के अंदर है, मैंने कानून के अंदर रहकर काम करना है ना। अब अगर कानून के अंदर ये है कि नोटिस देना है, हेयरिंग करना है, उनको जुर्माना करना है। सर आप रोक भी सकते थे। देखे रोकने के लिए मैकेनिज्म उस ला के अंदर किधर लिखा हुआ है? कोई डंडा लेकर मैं बेचूं, बैरल लगाऊं, जो ला में वो करूंगा। हाँ एक बात है, अगर मैं इस इलेक्शन एक्ट से हटकर बाल के बराबर भी मैंने अगर कोई गलती किया है, इल्लीगल काम किया है, मुझे आकर बता, मैं चैलेंज करता हूं। किस बुनियाद पर अपोजिशन इल्जाम लगा रही, उनकी बुनियाद क्या है? किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, कहने दो उनको।
वो मैंने चैलेंज भी किया। मैंने इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पर मैंने प्रेस क्लब में वहाँ भी मैंने चैलेंज किया कि अगर मुझे यह बताया जाए कि भाई कहाँ धांधली हो रही है, कहाँ उनका मैंडेट चुराया जा रहा है, अभी बताओ, मैं अभी उसको दुरुस्त करूँगा। ये अपने लिए एक नरेशन बिल्ड करते हैं। पूरी दुनिया में सुपर पावर अमेरिका है, उसके साथ ट्रम्प भी कहता धांधली होगा, मैं अदालत जाऊँगा। पुरअमन इलेक्शन का ये सबूत है कि ये पूरी कैंपेन पुरअमन हो गया है। इस दफ़ा फौज कोई नहीं है, मिलिट्री कोई नहीं है। इस दफ़ा तमाम कोई 10,000 जवान है और 2,000 कमांडो है पूरी गिलगित 13 हल्कों में, और मैसर और मुनज़्ज़म एक सिक्योरिटी है। हर चीज़ मैंने साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करके रख दिया है। कोई आकर, मैं अब भी आपके वसासत से चैलेंज करता हूँ, आकर मुझे ये बताया जाए कि इलेक्शन एक्ट के अगर बाल के बराबर भी मैंने कोई इलीगल किया तो लाकर मुझे कहा कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने ये इलीगल किया। गंदुम के बदले वोट खरीदने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के कारकुन पीटीआई के खिलाफ शिकायत लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, रात को गंदुम की तकसीम पर पाबंदी लगा दी गई है। इमरान खान अपने कैंडिडेट के हल्के में ये देखें आटा तकसीम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई सरकार पर गंदुम के बदले वोट खरीदने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन हुकूमत की जानिब से गंदुम की बोरियों की तकसीम पर शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए। आफ्ताब हैदर का कहना था कि जहां पीटीआई की पोजीशन कमजोर है वहां गंदुम बांटी जा रही है। ये जो आपने देख रहे हैं, ये पम्फलेट जनाब इमरान खान साहब के नाम से रातों को घरों में ला के तकसीम कर रहे हैं। इनका क्योंकि 3 साल में इसने कुछ किया नहीं है, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान दफ्तर से निकले तो बोले, पहले जुम्मा पढ़ लें। देखो अब मेरे जमात जाएगा तो अब देखो जुम्मा है ना, आप नमाज पढ़ो यार। देखो ये दुनिया में 2 दिन का तो नमाज अल्लाह के ऊपर ये दफा करो, ये दुनियावी जिंदगी ये खत्म होगा। राजा शहबाज खान ने कहा उन्होंने गंदुम की तकसीम रुकवा दी है। ये अगर ये हालात, इसको मैंने रात को साबिक अपोजिशन लीडर शफीक खान का कहना था कि गंदुम के कोटे में कमी की वजह से कई इलाकों में फाका कशी हो रही है, मगर उनका कोई ख्याल नहीं किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कहीं सगे रिश्तेदार मद्दे मुकाबिल है तो कहीं कुछ हरीफ तीसरी बार एक दूसरे से टकराएंगे। कुछ उम्मीदवार पुराने खिलाड़ी हैं तो कुछ पहली बार किस्मत आजमाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के कुछ दिलचस्प हकाइक देते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान, भांजे का मुकाबला करेंगे मामू जान। GBLA 7 में पीटीआई के राजा जकरिया के हरीफ उनके भांजे मोहम्मद अब्बास हैं, जिनका ताल्लुक ITP से है। GB19 में बेटा अपने मरहूम वालिद की सीट 10 साल बाद दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। 2009 में इस हलके से करम शाह जीते थे और फिर गवर्नर बने थे। पीपल्स पार्टी के जलालुद्दीन अपने वालिद के हरीफ नवाज खान नाजी से टकराएंगे, जो BNF से ताल्लुक रखते हैं। कई उम्मीदवार तीसरी बार आमने सामने हैं। GBLA 2 गिलगित, जहां से साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान नून लीग के टिकट पर मैदान में हैं। इस हलके से तहरीक इंसाफ के फताउल्लाह उम्मीदवार हैं। दोनों का तीसरी बार आमना सामना होगा। GB10 से पीटीआई के वजीर हसन और पाकिस्तान इस्लामी तहरीक के मोहम्मद सिकंदर अली, और GB12 से तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद आजम और PP के इमरान नदीम भी तीसरी बार आमने सामने होंगे। उधर 2015 में पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा 11,800 वोट लेने वाले नून लीग के उम्मीदवार इब्राहिम सनाई अब पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे उम्मीदवार से जो गिलगित बल्तिस्तान के हर इंतखाब में इस पार्टी का हिस्सा रहे, जिसका पलड़ा भारी है। वो कौन है और इस बार किस जमात में शामिल हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। जी हाँ, आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही सियासतदान से जो साथ उसके होते हैं जिसकी जीत यकीनी हो। गिलगित बल्तिस्तान के हल्के GBA 9 से उम्मीदवार फिदा मोहम्मद।
गिलगित बल्तिस्तान में 1994 के पहले जमाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े और जीत गए। 1999 के इंतखाबात में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बन गए और अपने मुखालिफ को पछाड़ दिया। 2004 में इंतखाबी मौसम आया तो हवा का रुख देखते हुए काफ लीग ज्वाइन कर ली और जीत फिर अपने नाम कर ली। मगर 2009 में शायद सूरत हाल भांप न सके। इलेक्शन से पहले नून लीग का हिस्सा बने मगर हार गए। फिर आया 2015। फिदा मोहम्मद ने नून लीग के प्लेटफॉर्म से ही न सिर्फ कामयाबी समेटी बल्कि असेंबली के स्पीकर भी बन गए। जियाला और मतवाला बनकर इख्तिदार की सीट पर रहने वाले ये साहब अब तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात के लिए केसेस मुआफ कराने की शर्त को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, NRO केसेस पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि एक डायलॉग होना चाहिए, 100% डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक डायलॉग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डायलॉग जो है वो मुल्की मसाइल पे होना चाहिए। आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अगर आप ये कहें कि डायलॉग के नतीजे में अपोजिशन से मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, ये PTI के लिए नाकाबिले कबूल डायलॉग होगा। और ये इसलिए नाकाबिले कबूल है कि तहरीक इंसाफ खड़ी ही एक ऐसे एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर है। NRO के ऊपर कोई डायलॉग नहीं हो सकता, केसेस के ऊपर कोई डायलॉग नहीं हो सकता, एहतसाब के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के ऊपर डायलॉग हो सकता है, उसको कमज़ोर करने के ऊपर डायलॉग नहीं हो सकता। कबाड़ी, पापड़ वाले और चपरासी के बाद दूध वाले की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक नया किरदार सामने आ गया। पत्तोकी से ताल्लुक रखने वाले दूध फरोश के अकाउंट के जरिए $1,63,000 की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। कबाड़ी, पापड़ वाले और चपरासी के बाद दूध फरोश के अकाउंट का जालसाजी से इस्तेमाल। नैब के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गवाले के अकाउंट में रकम मुंतकिल की गई। दूध फरोश जीशान ने नैब को बयान रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि इसका सलमान शहबाज से कोई ताल्लुक नहीं, रकम कहां से आई और किसके पास गई वो नहीं जानता। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज के अकाउंट में गवाले जीशान के नाम से $1,63,000 मुंतकिल हुए जो बरतानिया से भिजवाए गए। जीशान ने हुक्काम से दरख्वास्त की है कि इसका नाम गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर सलमान शहबाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में कोरोना के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 2304 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के टेस्ट भी मस्बत आए। मुल्क भर में कोरोना वायरस फिर फैलने लगा। 2304 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों में मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोविड-19 ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को भी शिकार कर लिया है। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। इससे पहले इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 36,923 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,800 मुस्बत आए हैं। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,52,000 से तजावज कर गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 23,641 है। 3,21,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं, जबकि 1,200 से ज्यादा मुतासरीन अस्पतालों में जेर इलाज या वेंटिलेटर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए हैं। तदफीन सांगड़ की तहसील जाम नवाज अली में होगी। जाम मदद अली तबीयत ख़राब हो जाने पर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो दिसंबर 1962 को सांगड़ में पैदा हुए और सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। जाम मदद अली 2002, 2008 और 2013 के इंतखाबात में फंक्शनल लीग के टिकट पर इलेक्शन जीते। 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और सांगड़ की नशिस्त PS 43 से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध ने उनके इंतकाल पर
ताज़ियत का इजहार किया है। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। अमवात की तादाद 13 लाख से जायद हो गई। 5 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर हैं। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटे में 1,61,000 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। भारत में 87 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो गए। दिवाली के त्यौहार के बाद कोरोना मजीद फैलने का खतरा है। बरतानिया में अमवात 50,000 से बढ़ गई। कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके कराची में ग्रीन लाइन बसें चलने की उम्मीद पैदा हो गई। 3 अरब रुपए से 80 मेट्रो बसें खरीदी जाएंगी। वफाकी हुकूमत के ज़ेली इदारे ने मंजूरी दे दी। मज़ीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कि कब आ रही हैं ये बसें पाकिस्तान? जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए एक दफा फिर उम्मीद जागी है। ग्रीन लाइन बसें चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। वफाकी हुकूमत का ज़ेली इदारा है सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए की 80 बसें खरीदने की मंजूरी दे दी है। टेंडर जो है वो इसका जारी किया जाएगा। बस बनाने वाली आलमी शोहरत याफ्ता 10 कंपनियों को ये टेंडर जारी किया जाएगा। 6 से 7 महीने कहा जा रहा है कि मजीद इन बसों को कराची पहुंचने में लगेंगे, जिसके बाद जो है वो ये बसें ग्रीन लाइन ट्रैक पर चलेगी। ग्रीन लाइन मंसूबे को 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन सियासी तौर पर ये मंसूबा और कराची के जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाए थे। लेकिन एक दफा फिर उम्मीद जागी है और कहा गया है कि आइंदा 7 से 8 महीनों में ये बसें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और ट्रैक पर चलना शुरू होंगी। जी बहुत शुक्रिया। ना पुल है, ना अंडरपास, ना स्टेशन है और ना ही प्लेटफॉर्म। कराची सर्कुलर रेलवे कैसे चलेगी? सिंध हुकूमत और वफाक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, हीले बहाने इस्तेमाल करते रहे। बेचारे आवाम बस इंतजार ही करते रहे। शहरियों के नामुकम्मल ख्वाब पर देखते हैं ये रिपोर्ट। जब मैं सौदा लाने जाती हूँ तो मैं गिरने का मुझे डर लगता, और चिंची इतने ऊंची होती ना, चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम होता। मेरे को गिरने का डर लगता कि कभी मैं गिर जाऊँ। चिंची रिक्शों और बसों का सफर यानी दर्द सर। केसीआर चलाने के अदालती हुक्म के बाद शहरियों ने आरामदेह सफर की उम्मीद लगाई। कराची की जो है वो सड़कें जो है बहुत ही खस्ता हालत में, और यहाँ की जो बसेस हैं, चिंची है, यहाँ पे लड़कियों को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर केसीआर आ जाता है तो इससे ये है कि लड़कियों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटी हो जाएगी। वो सुकून से यूनिवर्सिटी आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। बस काफ़ी लेट भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्लास लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है और हम यूनिवर्सिटी लेट पहुँचते हैं। ये रेलवे सर्कुलर आएगी तो इससे हम आसानी और वक्त पे पहुँच सकते हैं यूनिवर्सिटी जल्दी। 70 साला अमजद अली जब भी केसीआर के किसी स्टेशन से गुजरता है तो माजी को याद करता है। कराची सर्कुलर रेलवे के सफ़र की कहानी अमजद अली की ज़बानी ही जान लेते हैं। सर्कुलर रेलवे इतना पुरसुकून सफ़र था कि आराम से आदमी बैठ के सीट बाई सीट जाता था। समझे साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। टाइमिंग इनके इतने सेट होते थे कि अपने ऑफिस में कोई ये नहीं कहता था आप लेट हुए। मगर केसीआर पर नजर डालें तो उम्मीदें मायूसी में बदलने लगती हैं। 14 नई बोगियां तो बन गईं, मगर अब तक ट्रैक या तो झाड़ियों में गायब हैं या कचरा कुंडी बने हैं। ना नई पटरियां, ना सिग्नल्स, स्टेशंस भी अब तक खंडर बने हैं। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने ताखीर का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया। जो सिंध हुकूमत के जिम्मे है, ब्रिज बनाना है, फाटक बनाने हैं, ओवरहेड बनाने हैं, अंडरहेड बनाने हैं, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाने हैं। वो नाला जो सीवरेज का बनाना है उन्होंने बनाना है। रेलवे अपने हिस्से का काम बिल्कुल टन करके तैयार करेगी। दूसरी तरफ सिंध सरकार के जिम्मे 24 पुल और अंडरपासेस बनाना है, मगर वजीर ट्रांसपोर्ट सारी जिम्मेदारी FWO पर डालकर शेख रशीद को झूठा करार देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट झूठ बोलती आई है, उसके सारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेशन जो भी होती हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं। शेख रशीद साहब को तो बहुत कुछ पता है,
उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनकी गर्दन के पीछे क्या हो रहा है, उनको तो बहुत कुछ पता है। ये काम FWO ने करना है, तो अगर कल सुबह काम शुरू होता है तो सिंध गवर्नमेंट कल सुबह पैसे दे देगी, तो उसमें हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। शहरी सवाल पूछते हैं, इस सूरत हाल में 16 नवंबर से KCR कैसे बहाल होगी? लाहौर में मेट्रो के बाद ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी, लेकिन शहर अकायद की बदकिस्मती देखिए, जहां ग्रीन बस अब तक लाल झंडी दिखा रही है, वहीं सर्कुलर रेलवे दीवाने के ख्वाब से कम नहीं। हुकूमत सिंध की हो या विफाकी, कराची वाले पूछ रहे हैं, क्या हम आपके नहीं? कैमरामैन सनाउल्लाह डहरी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी खरीदने के लिए आने वाले खरीदारों की अक्सरियत खाली हाथ वापस चली जाती है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब है, ना ही चीनी। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। एक अनार 100 बीमार। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर ये मुहावरा पूरा उतरता है, क्योंकि यहाँ आटा और चीनी लेने वालों की कतार तो नजर आती है, लेकिन ज्यादातर शहरियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। हर स्टोर पर सिर्फ 10 किलो आटे के 100 थैले और 2 किलो चीनी के 500 पैकेट रोज आते तो हैं, लेकिन चंद घंटों में ही खत्म हो जाते हैं। चीनी मिलती है 3-4 दिन के बाद, इतना रश लगा होता है, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, फिर भी नहीं मिलती हमें चीनी। आटा भी 8 दिन के बाद मिला है आज, वो भी पत्ती के साथ दिया, वैसे आटा नहीं दिया। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बड़ी परेशानी से वो गुजार रहे हैं और 5-10 रुपए का फ़र्क है, कोई फ़र्क भी नहीं है। सर ये परेशानी ये हुकूमत क्या करना चाह रही है? कहती है महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, कहाँ करते हैं ये? यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि जितना सामान मिलता है सब खत्म हो जाता है। लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी होती है, एरिया काफ़ी बड़ा, लाखों की आबादी है, तो वो आता है, वो बिक जाता है आधा 1 घंटा 2 घंटे में। आम बाजार में आटा 75 रुपए और चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 40 रुपए और चीनी 68 रुपए फी किलो में मिल रही है। कैमरामैन नातिफ कुरैशी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी शादी के बाद शौहर का पहली बीवी को खर्चा ना देने के केस की समाअत हुई। अदालत ने शौहर को पहली बीवी, बच्चों को अगले पिछले तमाम खर्चे देने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। पहली बीवी और बच्चों के खर्चे की मद में बकाया जात माफ कराने के लिए शौहर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उसके मुवक्किल की तनख्वाह 65,000 रुपए है और वो खुद बीमार है, इलाज के अखराजात भी पूरे करने पड़ते हैं। इस हालत में वो आधी तनख्वाह पहली बीवी को किस तरह दे सकता है? इस्तदा की कि अदालत 12 लाख रुपए के साबका अखराजात खत्म करने का हुक्म दे। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि अगर शौहर बीमार था तो उसे किस हकीम ने दूसरी शादी का मशवरा दिया? एक बीवी संभली नहीं, फिर भी उसने दूसरी शादी कर ली। बच्चे आपके हैं तो खर्चा भी आपको ही देना होगा। 10,000 रुपए माहाना खर्चा कौन सा ज्यादा है? अदालत ने बकाया जात माफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार ने हुक्म पर अमल न किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुई सदन गैस कंपनी की ओवर बिलिंग से कोई महफूज नहीं। 85 साल की बुजुर्ग खातून SSTC के दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गई। बानो बीबी रो रो कर सवाल करती हैं कि जब चूल्हा नहीं जलता तो 1000 रुपए का बिल क्यों आता है। 12 साल हो गए मेरे आदमी को, बड़े मियाँ को मरे हुए। बेटा मेरा पहले मर गया था, बेटी भी उन आदमी के सामने ही मर गई थी। कभी 100 कम 2000 का भेज देते हैं, कभी 1200 का भेज देते हैं। मैंने इन लोगों से बोला भाई तुम सर्वे कर लो आके, मेरा घर देख लो, चलो मेरे, मगर नहीं है। मेरे कोई पकाना नहीं खाना, जो कोई मुझे दे देता है तो मैं खा लेती हूँ। मैंने बोला मेरा मीटर उतार लो, मेरा पैसा जो लगा मुझे दे दो, तो ये भी नहीं करते। हर महीने आती हूँ, अगले महीने आई थी, पर 100 कम 2000 का था तो 550 का कर दिया था। मैं आती हूँ लंगड़ी औरत, सुबह का पानी पिए के, बैठ के पानी पी के बैठ के आती हूँ, बैठ के पानी पी के जाती हूँ। 200 250 जो तुम्हारा हक बनता है तुम ले लो, उससे क्या ले लो, मैं भर दूंगी, दे दूंगी।
खुदा के लिए भीख मांगती हूँ कि मुझे किराया गैस के लिए जाऊँगी, ये भी भीख मांग के ये भी पूरा करते हैं वो लोग। किसी से भीख नहीं मांगती हूँ, जो दे देता है तो। घर क्या है, दुनिया तौबा करती है। तुम भी चलोगे देखोगे, रोओगे देख के, घर को रोओगे, कहोगे माँ शाबाश है तेरी हिम्मत। जानवर भी नहीं रह सकता मेरे घर में, जानवर को भी बांध दो वो भी भाग जाएगा, ऐसा घर है मेरा। बुजुर्ग खातून की दुहाई तो आपने सुन ली। इसी पर बस नहीं, सुई सदर्न गैस कंपनी सार्फिन पर खामोशी से चार्ज लगा रही है। अक्सर तो चुपचाप सह जाते हैं और कुछ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर ये चार्ज है क्या, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस माह जो गैस का बिल आया, साथ एक बुरी खबर लाया। टोटल करंट चार्जेस वही थे जो हर माह एवरेज आते थे, मगर मजमुई बिल में किलोमीटर गैस चार्जेस की मद में 396 रुपए इजाफी शामिल थे। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना था कि मीटर आहिस्ता चल रहा है, इसलिए असल बिल दुगना बल्कि 3 गुना वसूल किया जा रहा है। हम एक नहीं और न जाने कितने सार्फिन किलोमीटर चार्जेस का शिकार हैं। रोज दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं और दुख उठाते हैं, और ये तक नहीं जानते कि किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। वैसे बिल आता था 200, 210, तो बिल गैस ना आने के बावजूद हमारा बिल आया 1650, 1700 रुपये। फिर मैं आया यहाँ पे कंप्लेन करके गया। हमारा बिल 220 रुपये आने वाला 700 रुपये आए तो इनफ हो जाता है जो हमारे लिए देने के, और हम रोज़ाना छुट्टी भी करें, हर महीने यहाँ आए धक्के खाएं। 230 का 220 का बिल आता था, एकदम से 700 रुपये का आ गया। मैं कहाँ से बोलूँ, मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। आखिर सार्फिन को ऐसी मुश्किलात का सामना क्यों है? मौक़िफ़ जानने के लिए समा की टीम सदर के कस्टमर ब्रांच पहुंची तो अफसरान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दीवार बनाकर खड़ा कर दिया। ये तो दोनों ऑफिस है, रश हो रहा है, कोई नीचे नहीं है, बंदा कोई आने को तैयार है नहीं है, बंदा क्यों नहीं आ रहा? मसरूफ है, सब मसरूफ है बेटा। लोग कहते हैं कि मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, मगर मसले के मुस्तकिल हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सलमान अहमद, समा कराची। अमन के दुश्मन भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जारी हैं। LOC पर फायरिंग से एक शहरी शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस हवाले से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे को फिर रौंद डाला। 2 सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, एक शहरी शहीद, 2 खवातीन समेत 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने LOC के खंजर और रख चक्री सेक्टर्स में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। बुज़दिल दुश्मन ने रॉकेट और मार्टर्स इस्तेमाल किए। तरीबंद और समाहनी गांव में भारतीय जाहिरियत से कई घरों को नुकसान पहुंचा। गोलाबारी की जद में आकर मुकामी लोगों के कई मवेशी भी मारे गए। पाक फौज का दुश्मन को मुअस्सर जवाब, भारतीय चेक पोस्टों को ताक ताक कर निशाना बनाया। इस्लामाबाद में सीनियर भारतीय सफारतकार की मुसलसल दूसरे रोज भी दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि भारत की पै दर पै इश्तियाल अंगेजियाँ खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारत ऐसी हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। इस साल भारत अब तक 2729 मरतबा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। भारतीय फौज की LOC पर फायरिंग और गोलाबारी। समा की टीम मुतासरा गांव पहुंची तो हौलनाक मनाजिर नजर आए। सिविल आबादी पर गोलाबारी के नतीजे में कई मकानात जल गए, मुतादिद शहरी जख्मी हुए। भारतीय जुल्म बर्बरियत का शिकार कश्मीरी रोते बिलखते नजर आए। टीम समा ने मौके पर पहुंचकर मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितने अफसोसनाक ये मनाजिर हैं। भारतीय फौज की LOC पर फायरिंग और गोलाबारी। समा की टीम मुतासरा गांव पहुंची तो हौलनाक मनाजिर नजर आए। सिविल आबादी पर गोलाबारी के नतीजे में कई मकानात जल गए हैं, मुतादिद शहरी जख्मी हुए हैं। भारतीय जुल्म बर्बरियत का शिकार कश्मीरी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। टीम समा ने मौके पर पहुंचकर मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर लिए हैं और ये मनाजिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है। और ये देखें, ये लोगों की हालत जार देखें,
और किस तरह सिविल आबादी पर ये जुल्म हो रहा है। ये देखें, ये सिविल आबादी पर, ये सिविल आबादी पर जुल्म है सारा, ये सारा जुल्म सिविल आबादी पे हो रहा है। इनकी सारी उम्र की जमा पूंजी, सारी उम्र की जमा पूंजी इनकी ख़त्म हो गई है। और हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल एक मुतासरा घर में मौजूद हैं जहां एक नौजवान की शहादत भी हुई है। अमीरुद्दीन मुग़ल, बताइएगा कि इस गांव में कितना नुकसान हुआ है मजमूई तौर पर? जी, भारतीय फ़ौज ने अपनी रवायती जो है बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए आज अचानक पूरी वादी नीलम और वादी लीपा करना पर अचानक ही गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। लोग अपने काम काज में मसरूफ़ थे कि अचानक भारतीय तोपों ने जो है गोलाबारी शुरू कर दी और लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बड़ी तादाद में स्कूलों में बच्चे मौजूद थे और वो मैसूर होकर रह गए। अब कुछ वक्फा हुआ है गोलाबारी में, लेकिन इसके बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर इक्का दुक्का आवाज़ें गोलाबारी की अब भी आ रही हैं। और मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये फलाका गाँव है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब में, और मेरे अकब में आप ये जगह देख रहे हैं यहाँ पर गोला लगा है। भारतीय फ़ौज की इस बुज़दिलाना हरकत की शदीद मज़म्मत करते हैं मुकामी लोग, और उनका कहना है कि आलमी बरादरी नोटिस ले कि आए रोज़ भारत जिस तरह सिविलियन आबादियों को निशाना बनाकर लोगों को शहीद कर रहा है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जी अमीरुद्दीन मुग़ल, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर शहीद के एजाज़ में रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में खुसूसी यादगारी तकरीब हुई। बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर शहीद के एजाज़ में रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में खुसूसी यादगारी तकरीब मुनक़िद हुई। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया, उसमें बताया गया कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में शहीद लेफ्टिनेंट नासिर के एजाज़ में खुसूसी मेमोरियल तकरीब हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और पाक फौज की जानिब से शहीद को खराज तहसीन पेश किया गया है। लेफ्टिनेंट नासिर 3 सितंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हो गए थे और लेफ्टिनेंट नासिर जो है शहीद RMC के ग्रेजुएट थे और रॉयल मिलिट्री कॉलेज में यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए और वहाँ पर जो है उनको सलामी भी दी गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।